हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे। और इस वीडियो में आपको अपना यूपी टेट का एग्ज़ाम मेरा कैसा रहा, पेपर का सेंटर कहाँ पे पड़ा हुआ था और मेरे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितने नंबर आ रहे हैं, इस वीडियो में आपको सब डिटेल और विद ऑनेस्ट रिव्यू के साथ ही आपको बताऊंगी। आप लोग का कैसा रहा एग्ज़ाम जो है यूपी टेट का, किन किन लोगों ने दिया था, कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपका कौन सा पेपर 1 था कि पेपर 2 था और कितने मार्क्स बन रहे हैं, ये आप लोग भी ज़रूर शेयर करना है, क्योंकि मैं आपके साथ में इसी वीडियो में अपने मार्क्स भी शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि अभी आंसर की वगैरह तो आने में थोड़ा टाइम है, लेकिन जैसे हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं ना, जो कोचिंग सेंटर वाले हैं चैनल के थ्रू ऑनलाइन, हम मतलब अपना जो पेपर है वो मिला लेते हैं और उसी बेसिस पे जो मार्क्स हमारे बन रहे होते हैं वही हमारे, मतलब ये समझिए कि 99% जो होते हैं वो वही होते हैं। और फाइनल जब पहले आंसर की आती है, देन इसके बाद में जब फाइनल रिजल्ट आता है तो 2-4 नंबर का मेरे ख्याल से इधर का उधर होता है और बाकी जो हैं हमारे मार्क्स उसी के आसपास घूम रहे होते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं ना सबसे पहले कि जो पेपर का लेवल था वो कैसा था। मेरा जो शिफ्ट था वो 3 जुलाई को मेरा पेपर था और मैंने प्राइमरी और अपर लेवल दोनों का ही पेपर दिया था। पहले शिफ्ट में जो था मॉर्निंग में वो मेरा अपर लेवल का था और इवनिंग में मेरा ये प्राइमरी वाला था। अगर मैं पहले पेपर 1 की बात करूं, क्योंकि फिर इसके बाद में पेपर 2 भी डिस्कशन करेंगे। पेपर 1 की बात करते हैं तो पेपर 1 जो था वो मतलब पेपर का वैसे लेवल देखा जाए तो इजी था, इजी टू मॉडरेट था। मतलब डिफ़िकल्ट नहीं कहेंगे, बट ये था कि बहुत इजी भी नहीं था। जो बैलेंस्ड पेपर होता है वो वैसा था। और जैसे कि इसमें ना बहुत सारी चीज़ें कुछ अनएक्सपेक्टेड भी थी, वो भी मैं आपके साथ में अभी शेयर करूँगी। जैसे कि जब मैं पेपर 1 जब मैं दे रही थी तो जैसे CDP था, क्योंकि इससे पहले मैं पेपर 2 दे चुकी थी। तो अब जिन लोग का ना 2 तारीख को पेपर था, उससे थोड़ा सा आइडिया लग गया था कि क्वेश्चन मतलब उसका पैटर्न जो है वो किस टाइप का कैसे पूछ रहे हैं। तो बस थोड़ा सा मैंने एनालिसिस देखा था, क्योंकि फर्स्ट पेपर तो हुआ ही नहीं था, सेकेंड पेपर ही जो 2 जुलाई को हुआ था तभी हुआ था। उससे ना एक आइडिया लग गया था। मैंने कहा कि मैं क्या देखूं जिसे थोड़ा सा आइडिया लग गया। तो जो एनालिसिस होता है बस वही मैंने देखा था, तो थोड़ा बहुत आइडिया लग गया था। ये लगा था कि हाँ ठीक है, जो क्वेश्चन का लेवल है वो इस टाइप का है। फिर जब हमारा पेपर आया 3 जुलाई को, तो हमने क्या किया, जैसे पेपर आया मैंने देखा तो मतलब उसी से मैच करता हुआ पेपर था। CDP जो थी वो कॉन्सेप्चुअल मतलब जैसे होती है हमेशा से, क्योंकि चाहे वो सीटेट में ले लो, और जिन्होंने सीटेट दिया उनको पता होगा कि जैसे अभी क्या है कि इस टाइम का जो ट्रेंड चल रहा है ना, वो बहुत ज़्यादा फैक्ट बेस्ड नहीं है। जो भी चीज़ें हैं वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, कॉन्सेप्चुअल है। तो वही सेम चीज़ें ना मतलब लगी। और CDP का लेवल भी बढ़िया था, ठीक ठाक था। और जो सिद्धांत होते हैं, थ्योरीज होते हैं, उन पे मतलब बस 1-2 क्वेश्चन जो था उसके एप्लीकेशन पे बेस्ड है, ना कि वो डायरेक्ट क्वेश्चन थे उस पर। जैसा कि पहले यूपी टेट में पूछता था कि हाँ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया कि पावलोव का सिद्धांत है, इसमें क्या होता है, तो स्किनर है, थॉर्नडाइक है, ये जो है ना इनके एप्लीकेशन पूछे हैं इस बार की, मतलब अंडरस्टैंडिंग बेस्ड की इसको कहाँ कहाँ आप यूज़ करते हो, वो उस बेसिस पे आपकी जो समझ जितनी आपने पहले पढ़ा होगा वो सब चीज़ें इसमें पेपर में आपको देखने को मिली होंगी। और जैसे कि हिंदी की बात करें, हिंदी बहुत आसान थी। कुछ 1-2 जो हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग थी, बाकी तो आसान थी। और इंग्लिश का लेवल जो देखा जाए तो मॉडरेट था। और मुझे क्या है कि इंग्लिश का जैसे कि जो फर्स्ट पेपर है वो थोड़ा सा मुझे डिफ़िकल्ट लगा, और जो सेकेंड पेपर था वो थोड़ा सा ठीक था। लेकिन अभी मार्क्स भी मैं आपके साथ में पूरा शेयर कर दूंगी। और ईवीएस का पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड ही था। मतलब पूरा जैसे अभी तक ईवीएस का जो पैटर्न चला आ रहा था कि फैक्ट बेसिस था, कि ना कोई दिवस पूछे गए, ना ही कोई कंजर्वेशन मतलब ऐसे प्रोजेक्ट वगैरह पूछे गए। और जो भी चीज़ें थी ना टू द पॉइंट ना हो कि वो सब चीज़ें ऐसी थी वो पैडागोजी से रिलेटेड, और साथ में जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि सीटेट लेवल का होता है वो वैसा ही ईवीएस था। और मैथ्स का लेवल करें तो मैथ्स का लेवल भी मतलब ठीक था। जिन्होंने बहुत पहले से प्रैक्टिस कर रखी है उनके लिए तो बेस्ट ही है कि मतलब उन्होंने अच्छा खासा कर ही लिया होगा। एटलीस्ट 20 से ऊपर या 20 के आसपास, 15 से ऊपर तो नंबर आराम से आ ही जाते, इतना मतलब था उसका। तो ये तो ओवरऑल था जो पेपर फर्स्ट जो है मैंने मतलब
वो देखा और बाकी एनालिसिस के बेसिस पे ही सब चीज़ें मतलब देखी। तो पेपर का लेवल जो था वो इजी टू मॉडरेट था। और अब बात कर लेते हैं कि जैसे कि मेरा जो है पेपर फर्स्ट में है ना, इसमें नंबर कितने कितने आ रहे हैं। वैसे तो मैंने अभी जो मिलान किया हुआ है तो वो मैं शेयर कर देती हूँ। तो पेपर 1 में जैसे मेरे नंबर आए हुए हैं, CDP का जो मैंने चेक किया हुआ है, CDP में आए हैं मेरे 25। इसमें 5 नंबर पता नहीं इधर उधर कैसे कट गए, वो थ्योरी बेस्ड जो थे वही शायद इधर से उधर गलत हो गए हैं। हिंदी में मेरे आए हैं 27, हिंदी में 1-2 क्वेश्चन वही गलत हो गए। और इंग्लिश में ही मेरे कम नंबर आए हैं जो कि हैं 18। और मैथ्स में मेरे आए हैं 20, EVS में मेरे आए हैं 24। तो ऐसे करके जो मेरा टोटल बन रहा है वो बन रहा है 114। तो मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब नंबर नहीं है, बहुत अच्छे नंबर नहीं है। जो हमारे जैसे जितने भी एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं उनके एवरेज मार्क्स ही हैं, तो ऐसे ही है। और खैर ये तो पेपर जो होते हैं क्वालिफाइंग नेचर ही होते हैं, तो इसलिए जैसे किसी का 82 में और 90 में क्वालिफाइंग होता है तो उस बेसिस पे नंबर ठीक है। मतलब मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री मेरे जो है नंबर बन रहा है, मार्क्स बन रहे हैं, वो सही है। तो ये तो रहा कि हाँ मेरे नंबर जो है पेपर 1 में कैसे आए और कितने आए, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी। आप भी बताना कमेंट करके कि आपका जो स्कोर बन रहा है वो कितना है और आपका पेपर मतलब कैसा था, इजी टू मॉडरेट था या डिफ़िकल्ट लगा या क्या लगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ मेरा कुछ लोग पूछ रहे थे कि सेंटर कहाँ पे गया था, तो मेरा जो सेंटर गया था कानपुर से फर्रुखाबाद गया था, फर्रुखाबाद से थोड़ा सा पहले ही गया था। RP PG इंटर कॉलेज मतलब PG कॉलेज था, उसी में गया हुआ था। सो मुझे लगता है कि मोस्टली जितने कानपुर वाले थे ना उन सबको वहीं फर्रुखाबाद भेजा गया और फर्रुखाबाद वालों को यहाँ पे शिफ्ट किया गया। कानपुर वाले जितने हो अटेंडेंस जरूर लगाना कि आप लोग का कानपुर से लेके फर्रुखाबाद में गया था या नहीं गया था। और चलो ये तो रहा मेरा जो ऑनेस्ट मैंने आपको रिव्यू दिया है पेपर 1 के लिए। ठीक था पेपर, मतलब बढ़िया था, करने लायक पेपर था, अच्छा पेपर था। ऐसा नहीं था कि पेपर का जो लेवल था वो टफ था। टफ तो नहीं कहेंगे, मॉडरेट लेवल का कहेंगे। मतलब इतना है कि बच्चे आराम से कर पा रहे हैं। जिन्होंने पहले से भी थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है ना, बस उनकी वही समझ यहाँ पे काम आने वाले। जिन्होंने अभी थोड़ा बहुत जरा सा देखा हुआ है, वो जो चीज़ें ना इतनी जल्दी तो नहीं समझ में आती। और आपको भी पता होना चाहिए कोई भी एग्ज़ाम निकालने के लिए ना, पहले तो देखो पढ़ना पड़ता है। पहले की जो पढ़ी हुई नॉलेज होती है ना, पहले का जो पढ़ा हुआ होता है वही हमेशा आपके एग्जाम में काम आता है, ना कि अभी 2-4 दिन का पढ़ा हुआ कुछ भी काम नहीं। तो क्योंकि वो तो दिमाग में भी नहीं चढ़ता है। पहले की अंडरस्टैंडिंग वही बेस बना के वही आगे एडवांस तक लेके जाती हैं। सो चलो मेरा तो ये बन रहा है स्कोर 114 पेपर 1 में। और पेपर 2 का डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि पेपर 2 जो है ना वो हमेशा से ही देखो जिनका वो रहा है कि SST रहा है या फिर साइंस और मैथ्स रहा है, तो वो तो उसका तो लेवल तो अच्छा खासा आता है और काफ़ी टफ लेवल भी होता है। ऐसा नहीं होता है कि लेवल का जो है वो टफ नहीं होता है, वो बहुत अच्छा खासा आता है। क्योंकि 10th 11th तक ये जो है ना साइंस आती है, मैथ्स आती है, क्योंकि उसके में देखा डायमेंशनल वगैरह का जो विवि सूत्र वगैरह जो दिया हुआ था वो सब चीज़ें जो है इसमें आई थी। अब आप देख लो कि किस में है, ठीक है, 10th 11th 12th में है शायद वो वाला, क्योंकि पढ़े हुए भी काफ़ी टाइम हो गया। वो सब चीज़ें ना इसकी पेपर 2 की मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ, पेपर 2 का जो है ना वो मैंने कोई ख़ास तैयारी नहीं की थी, क्योंकि मैथ्स जो है ना इसकी प्रैक्टिस मैंने नहीं कर रखी थी। एडवांस लेवल की जो प्रैक्टिस थी वो मैंने नहीं कर रखी थी, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं था। और मैंने सोचा चलो जितना अभी तक पढ़ा हुआ है, जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट उठाएंगे वो मैं करूँगी। सो पेपर 2 जो है वो मेरा उसके मार्क्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, लेकिन ये है कि हाँ ठीक है, मतलब जितना और अच्छा हो सकता था। क्योंकि मेन चीज़ है आपकी साइंस और मैथ्स अगर ठीक ठाक है तो आप अच्छा कर ले जाओगे। बाकी 3 जो सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि CDP हो गया, हिंदी इंग्लिश हो गया, ये तो हर कोई करता ही करता है। बाकी खेल जो होता है इसी में होता है। और SST का है, SST मेरा नहीं था, मैथ्स और साइंस मेरा था। तो अब जैसे कि पेपर 2 की बात करते हैं, इसमें जो CDP है ना, इसकी मुझे CDP अच्छी लगी। मतलब मुझे उससे पेपर 1 से ज़्यादा मुझे पेपर 2 की CDP अच्छी लगी, क्योंकि इसमें एडोलसेंस थे और दिमाग में ये सर था कि ठीक है जो हमारे 12 से 18 साल के जो बच्चे हैं वो इसके अंदर आएंगे और उन्हीं की सोच को ही हमको इसमें रखना है। क्योंकि प्राइमरी लेवल के जो बच्चे होते हैं, आपको पता है छोटे बच्चे होते हैं, तो उस बेसिस पे वो पेपर था, उसको ध्यान में रख के करना था। और ये जो पेपर था वो
बड़े बच्चों के लिए था। तो इस हिसाब से जो सोचने का नज़रिया था वो बदल जाता है। तो जो मेरे CDP में पहले में देखो कि आए हुए हैं, इसमें उससे ज़्यादा आए हुए हैं, पेपर 1 से इसमें ज़्यादा अच्छे आए हैं। तो इसमें आए 28 नंबर आए हैं। और हिंदी की बात करो तो हिंदी में जैसे उसमें आए थे 27, इसमें मेरे 24 आए हैं। पता नहीं इसमें कहाँ से कट गया है, जो भी है पता नहीं। और इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में वही मेरा इर्द गिर्द घूम रहा था। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मुझे अभी बताऊंगी कि किन किन चीज़ों में मुझे और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि आगे आने वाली वैकेंसी के लिए वही चीज़ें ना अगर कम रहेंगे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। और इंग्लिश में मेरा जो स्कोर रहा वो 19 रहा, और मैथ्स और साइंस को मिला के मेरा 50-50% रहा। तो इस तरह से मेरा जो स्कोर बन रहा है वो बन रहा है 95। तो ठीक है अपना, क्योंकि ना तो साइंस की बहुत ज़्यादा मैंने प्रैक्टिस कर रखी थी, मतलब जितना अभी तक पढ़ा हुआ था बस वही था, क्योंकि नहीं इतना टाइम था भाई। और सबसे बड़ी बात है ना कि जितना हमने पढ़ा हुआ था ना, कहीं कहीं वो चीज़ें ना लग रहा था कि ये भी सही है कि ये भी सही है। और कैलकुलेशन जैसे मैथ्स की बात करो तो मैथ्स में ना टाइम लग रहा था बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे टाइम लग रहा था पर्सनली बताऊं, क्योंकि भाई कैलकुलेटिंग होती है मैथ्स और सॉल्व करने में टाइम लगता है उसको। और खासकर अगर जब आपने उसकी प्रैक्टिस ना कर नहीं रखी हो, तो जो पहले से प्रैक्टिस आ रही है चली आ रही है वही जो चीज़ें हैं वही उस टाइम पे काम आई। और मैंने बहुत ज़्यादा पेपर 2 के लिए कोई तैयारी की भी नहीं थी। तो जिस हिसाब से मतलब था क्वालिफाइंग हो गया, अब नेचर में था क्वालिफाइंग तो ये हो गया। बहुत अच्छे नंबर नहीं है लेकिन क्वालिफाइंग से ठीक है, अब भी नंबर है। तो ये मेरा रहा स्कोर। और पता है रात में मैं बिल्कुल भी नहीं सोई थी। 3 तारीख को मेरा पेपर था और 3 तारीख को ही मतलब इससे पहले 2 तारीख को रात को यानी 12 बजे के करीबन मैं सोई और 1:30 बजे उठ गई, क्योंकि फर्रुखाबाद पहुंचने के लिए ये था कि 3 घंटे 3.5 घंटे तो लगने ही लगने। अगर ट्रैफिक हो गया या फिर दूर कहीं और ज़्यादा थोड़ा टाइम लग गया, क्योंकि बीच बीच में ना मतलब मैं नहीं, मेरे साथ में मेरी दोनों सिस्टर हैं वो गई हुई थी। और दोनों ही सिस्टर वो जो हैं वो ऑलरेडी टीचर हैं, तो वो अपना यूपी टेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए गई थी कि हाँ भाई उनका भाई टीचर के लिए है ना कि पहले आपको क्लियर करना पड़ेगा, तो वो भी साथ में गए थे। तो ये समझो कि बिल्कुल भी रात में नहीं सोना हुआ और इतना हेडक हो रहा था। और इसके बाद में जब मैं कैलकुलेशन कर रही थी ना मैथ्स के, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें ना मिस्टेक भी हो रही थी, तो इसीलिए था। अब बाकी ये लगता है कि पहले से अगर मैंने कर रखा होता तो शायद और अच्छा स्कोर हो सकता था। तो ये मेरा जो था ओवरऑल ऑनेस्ट रिव्यू मैंने दिया, एक एक नंबर मैंने आपको बता दिया। आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग का क्या स्कोर रहा, कितने मार्क्स बन रहे हैं और पेपर का लेवल कैसा था। और अब ये जो है ना एग्ज़ाम तो ख़त्म हो गया, यूपी टेट का जो भी एग्ज़ाम सब सारे पेपर्स जो है ना 2, 3, 4 जुलाई को ख़त्म हो गए। अब इसके आगे की क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है, किसकी तैयारी करें, कौन से एग्ज़ाम की तैयारी करें और टीचिंग की आने वाली वैकेंसी है या नहीं है, इस पे हम अलग जो भी वीडियो आएगा ना उस पर बात कर लेंगे। ये सिर्फ एनालिसिस के बारे में था कि पेपर मेरा कैसा रहा। तो आप लोग ना कमेंट कर ज़रूर बताना कि आप लोग का पेपर का कैसा था और कहाँ पे सेंटर पड़ा था, ये सब चीज़ें आप लोग ज़रूर बताना। और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं भी अपनी प्रिपरेशन कर रही हूँ और बहुत सारी चीज़ें हैं इस चैनल पे आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग जो वीडियोस होती हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। सो चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और इस वीडियो को अगर आप लोगों को पसंद किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जो भी मेरा नेक्स्ट स्ट्रेटजी रहेगी, जो प्लानिंग रहेगी क्या करना है। इसके बाद हमारी सुनने में आ रहा है कि टीचर की वैकेंसी आएंगी भाई, तो उस पर किस तरह से तैयारी करनी है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वो सब जो चीज़ें हैं ना वीडियो में मैं ज़रूर लेके आऊँगी। और जो भी हमारे डेली का ब्लॉग होता है वो तो आप लोग को पता ही है, जो लोग ऑलरेडी मेरे व्यूवर्स हैं, पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, वो उनको पता ही है। और आगे जो नए जुड़ने वाले सब्सक्राइबर ज़रूर जुड़ जाओ, क्योंकि आप भी अगर तैयारी कर रहे हो तो मेरे साथ भी तैयारी कर सकते हो। सो चलो फ्रेंड, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और आप लोग ऐसे ही आप लोग भी तैयारी करते रहो। और बाय एंड टेक केयर।